नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे। उसमें अंतर्निहित शब्दों से परिचित होंगे। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है अथवा नहीं हो सकता, क्या ये संविधान का हिस्सा है अथवा नहीं, इससे संबंधित सारी चीज़ों को जानेंगे, समस्त तथ्यों को कवर करेंगे। तो उसके पहले एक दृष्टिपात कर लेते हैं संविधान की प्रस्तावना पे। शुरुआत की ही लाइन जो है वो सबसे अधिक प्रभावशाली है, वहीं से इसका परिचय प्राप्त हो जाता है। प्रारंभ होता है हम भारत के लोग से। इसका अर्थ है भारत के संविधान का प्रतिनिधित्व हो ही भारत की जनता कर रही है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त करने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर हम संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, ये डेट आप याद रखिएगा, 26 नवंबर मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006, ये विक्रमी संवत है, को एक दत्त द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये चीज़ें रहीं जो संविधान सभा में घटित हुई 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित कर दिया गया। अब देखते हैं, पृष्ठभूमि ये रही कि जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, अंतरिम सरकार जो गठित की गई थी, उनके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। उसी की परिणति संविधान के प्रस्तावना के रूप में हुई, जो कि एक खाका प्रकट करती है कि भारत का संविधान कैसा होगा। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने के लिए था ये। और जो प्रस्तावना है वो ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित मानी जाती है, किंतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावना है ये। जिन भी संविधानों में प्रस्तावना है, सभी विश्व के सभी संविधानों में तो प्रस्तावना नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ है उनमें सर्वोत्कृष्ट भारत के संविधान की ही प्रस्तावना है। ये संविधान का सार है। आप समझ सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में विभिन्न कथन किए, जैसे के.एम. मुंशी ने इसे भविष्य फल कहा, N.A. पालकीवाल ने संविधान का परिचय पत्र कहा। साधारण रूप से इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। देखिए, संविधान की आत्मा के संदर्भ में एक प्रश्न और पूछा जाता है। B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा, जो कि एक मूल अधिकार है। और बाकी साधारण रूप से अगर पूछा जाता है तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये सभी आदर्श आकांक्षाओं को प्रकट हो करता है जो आगामी संविधान के निर्माण के लिए हैं। इसके संदर्भ में अगर सर्वोच्च न्यायालय के एक मत को भी देखें तो भी ये चीज़ स्पष्ट होता है कि उद्देशिका का प्रयोग संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क में झांकने और उनके उद्देश्यों को जानने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो वास्तव में संविधान के निर्माण में जो संविधान सभा का मस्तिष्क था, वो किस तरीके से सोचता था, ये जानने के लिए हम प्रस्तावना को देख सकते हैं। क्योंकि इसका प्रयोग ही हम भारत के लोग से होता है, जो कि भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। एक मामला केहर सिंह बनाम भारत संघवाद में ऐसा बताया गया कि ये भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता, किंतु बाद में इस मत को खारिज कर दिया गया। कभी कभी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि केहर सिंह केस में माना गया है या नहीं माना गया है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाद में खारिज जरूर कर दिया गया। अब सर्वमान्य स्थिति यही है कि ये भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है।
अगला प्रश्न उठता है, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है अथवा नहीं। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ वादों से ही स्पष्ट हुआ कि अनुच्छेद 368 के तहत जिस तरीके से संविधान में संशोधन किया जाता है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो मामला आया केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, और इसमें कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन एक और उसके बाद मामला आया बेरूवाड़ी यूनियन वर्सेज भारत संघ, उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। और 42वां संविधान संशोधन जो हुआ है उसमें प्रस्तावना में, चूँकि ये बहुत बड़ा संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, बहुत बड़ा संशोधन था, बहुत व्यापक संशोधन किए गए, लेकिन उसी में ये भी एक संशोधन अंतर समाहित था जो कि प्रस्तावना में था। 3 शब्द जोड़े गए इसमें, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तीनों शब्द भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिर एक प्रश्न उठता है कि क्या ये संविधान का भाग है या नहीं है। तो ऐसे ही केशवानंद मामले में तो अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये संविधान का भाग है, किंतु उसके बाद में LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मामला 1995 में आया, जिसमें संविधान का आंतरिक भाग इसे माना गया है। तो अगर प्रश्न कभी पूछा जाए कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, ये संविधान का भाग है। फिर एक अन्य मुद्दा कि क्या इसके वायलेशन पे, अगर गवर्नमेंट इसका वायलेशन करती है तो आप इसके खिलाफ न्यायपालिका में जा सकते हैं। तो ये आपके लिए अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप इसके वायलेशन के लिए किसी भी तरीके से न्यायपालिका का शरण नहीं ले सकते। अब विचार करते हैं कुछ शब्दों पे। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है किसी भी इंटरनेशनल वो जो दबाव होते हैं उनसे बाहर, अपने डिसीजन के लिए देश स्वतंत्र हो। समाजवादी शब्द जो है उसका अर्थ ये होता है कि सभी को समान स्थिति में किया जाए, जैसा कि भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, तो आप उसको समझ सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक स्तर पे जैसे समान है, पर वोट सिंगल वैल्यू है, इक्वल वैल्यू है, तो उसी तरीके से समाजवाद का अर्थ होता है कि सभी आयामों पे एक इक्वलिटी हो। पंथ निरपेक्षता जो है, भारत में धर्म निरपेक्षता नहीं है, ये पंथ निरपेक्षता है। ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया है। तो पंथों के प्रति गवर्नमेंट जो है थोड़ा तटस्थ रहने का प्रयास करेगी। इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि किसी पंथ से संबंधित कोई भी कार्य हो उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। जैसे कुछ होते हैं, ऐसे कुंभ का आयोजन होता है या तो फिर हज पे सब्सिडी दी जाती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप कभी आपके मन में ये प्रश्न बन सकता है कि नहीं, पंथ निरपेक्षता यहाँ है या नहीं है। तो सहयोग एक अलग चीज़ होता है और धार्मिक राष्ट्र होना एक विलग चीज़ होता है। लोकतंत्रात्मक, यहाँ पे जो भी फैसले होंगे वो लोकतांत्रिक तरीके से होंगे, चूँकि सरकार का चयन होता है। गणराज्य का अर्थ होता है कि किसी वंशानुक्रम के आधार पे भारत का प्रमुख नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझिए, भारत के राष्ट्रपति हैं वो किसी वंशानुक्रम पे आधारित नहीं होते, उनका चुनाव होता है। इलेक्टेड जो नेशनल चीफ होता है, जो राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है, वो इलेक्टेड हो। जैसे ब्रिटेन में है, तो ब्रिटेन में जो क्राउन होगा वही फर्स्ट पर्सन ऑफ द नेशन होगा, और भारत में ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रस्तावना के संदर्भ में। उम्मीद करता हूँ दी गई सूचनाएं आपके लिए कारगर सिद्ध होंगी, आगामी परीक्षाओं में आपके लिए लाभप्रद होंगी। प्रस्तावना को आप ज़रूर याद कर लें, क्योंकि कभी कभी शब्दों का क्रम आपसे मैच कराने को पूछ लिया जाता है। नंबरिंग कर देगा 1 2 3 4 ऐसे करके, तो इनको ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।